Namaskar, Jai Guruji, and welcome to Heartland Dairy. First things first, a very warm welcome to all my new subscribers. It's nothing but gratitude from my side. आप लोगों ने जिन्होंने अपने वो डेफ टॉक्स वाला चैट से यहाँ पे आए हैं and people all that have subscribed to this channel, heartfelt thank you to all of you. आपके कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए थैंक यू वेरी मच. आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और हमारे इस ट्राइब जो है ये जियोपॉलिटिकली अवेयर और उससे भी इम्पोर्टेंट नेशनली असर्टिव इंडियंस का जो ट्राइब बन रहा है इसको बढ़ाते रहिए. और मेरा प्रॉमिस मेरे तरफ से, मेरे चैनल के तरफ से प्रॉमिस ये है कि मैं जैसा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ साइड्स, मैं वैसा ही करता रहूँगा. तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. जो लोग नए आए हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए. इफ़ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए. आज हम लोग बात करेंगे कि एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि कैसे मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश का जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, कम नेशनल एडवाइज़र, कम ग्रामीण बैंक का हेड, वो ना चाहते हुए भी कैसे इंडिया और चाइना के बीच का एक वर्केबल बॉन्ड तैयार कर रहे हैं अनविटिंगली. उसको पता नहीं था कि ये हो जाएगा लेकिन ये हो गया और उसके लिए यही जिम्मेदार है. और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आज बांग्लादेश में जो लोग हसीना को गाली देते थे, द इंडिया हेटर्स बेसिकली, जो हसीना को गाली देते थे वो अभी यूनुस को गाली देने लग जाएंगे. लेकिन सबसे पहले ये यूनुस में आने से पहले, इनफैक्ट यूनुस एक छोटा सा लिंक है इसमें. यूनुस में आने से पहले एक चीज़ समझना है हम लोग को कि स्ट्रेटेजिक असर्शन क्या होता है. तो इसको थोड़ा सा इसको लेके बात करते हैं. तो ऐसा है कि आप अगर एक देश हो, इफ़ यू आर अ कंट्री, आप सिर्फ ट्रेड ग्रोथ, कॉमर्शियल ग्रोथ एट्सेट्रा पे डिपेंड करके ग्रो कर सकते हो, लेकिन एक लेवल तक ग्रो कर सकते हो. उसके बाद जो होता है ना, ग्रोथ जो होता है वो स्लो डाउन कर जाता है और एज अ रिज़ल्ट आपका जो रीजन में या इंटरनेशनल फोरम में आपका जो इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाता है. अब देखिए, कुछ कुछ किस्मत वाला नेशन है, जैसे कि मान लीजिए सऊदी अरेबिया. अब अगर ईरान के ऊपर इतना सैंक्शन नहीं लगाता, अगर ईरान को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, ईरान को या इराक को, तो ये लोग भी बहुत किस्मत वाले नेशन थे. क्यों? क्योंकि ये लोग के पास एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा रिजर्व है हाइड्रोकार्बन का, एनर्जी का, कि ये लोग पूरा दुनिया को अगले 50, 60, 100 साल तक सप्लाई कर सकते हैं. तो ये लोग के लिए ना ट्रेड ग्रोथ, कमर्शियल ग्रोथ एट्सेट्रा ये लोग के लिए कोई मायना नहीं रखता, बिकॉज दुनिया को चाहिए एनर्जी और इसके पास ही है सिर्फ. तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है केस में. मतलब सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, फिर सीरिया, इराक, ये सब जैसे कंट्री है. लेकिन सबके पास तो ऐसा किस्मत नहीं होता है. ज़्यादातर देश के पास क्या होता है? नहीं होता है, एवरेज देश होते हैं. तो कोई भी नेशन स्टेट फिर क्या करता है? वो ग्रोथ बनाने के लिए इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ग्रोथ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, ये सब के थ्रू अपना ग्रोथ, ओके, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ये सब के थ्रू अपना ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और रीजन में अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाने का कोशिश करते हैं. इसमें एक इशू आ जाता है. इशू ये है कि आज के दिन में, जहाँ पे मान लीजिए आज से 50-60 साल पहले हम लोग इंडस्ट्रियल ईरा में थे, लेकिन आज अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा में आ गए. अभी इंडस्ट्रियल ईरा, इसको इंडस्ट्रियल ईरा नहीं बोला जाता, इसको पोस्ट इंडस्ट्रियल ज़माना बोला जाता है. तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल ज़माने में ना सिर्फ दो चीज़ का, एक तो है एनर्जी, जो कि है एनर्जी मतलब आपका एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, खाने वाला एनर्जी विच इज़ फूड, और इंडस्ट्री चलाने वाला एनर्जी विच इज़ फ्यूल. तो ये एनर्जी और टेक्नोलॉजी छोड़ के आपको लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है एक देश का देने लायक और आपको अपना इंटरनेशनल अरीना में अपना इम्पोर्टेंस बना के रखने लायक ऐसा कुछ खास एलिमेंट नहीं है. द ओनली टू थिंग्स दैट कैन गिव यू लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक तो है एनर्जी और एक है टेक्नोलॉजी, जैसे अभी दुनिया आ गया है पोस्ट इंडस्ट्रियल ज़माना में. तो इसको टैकल करने का हर देश के पास, जिस देश के पास बैंडविड्थ है, जिस देश के पास नहीं है तो नहीं है. मान लीजिए
छोटा सा देश, कोई भी एक देश का नाम ले लो, श्रीलंका, जिसके पास बैंडविड्थ नहीं है, तो उसका बस का बात नहीं है। लेकिन जिसके पास बैंडविड्थ है, उसको टैकल करने का, ये ग्रोथ का जो फेज़ है ये कम हो जाएगा, इसको टैकल करने का एक रास्ता है, वो है दूसरा देश में अपना फुटप्रिंट बनाना। इट्स लाइक नॉर्थ इंडिया बेस आपका कंपनी है, आपको नॉर्थ इंडियन मार्केट में, आप हरियाणा पंजाब में काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टॉल हो रहा है, दिख रहा है, आपने डिसाइड किया चलो एक बार बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में और गुजरात में, वेस्ट में एक्सपैंड करके देखते हैं, या चलो ईस्ट में एक्सपैंड करके देखते हैं। तो ये जब कंपनीज करते हैं तो इट्स लाइक ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, गेटिंग इनटू न्यू मार्केट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब कोई कंट्री करता है तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाना। तो ये स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाने में ना, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत होते हैं, क्योंकि आप जहाँ जाओगे आपको तो या तो यूएसए, या तो फ्रांस, या तो चाइना, या तो इंग्लैंड, कोई ना कोई तो मिलेगा। और जो वहाँ से मिलेगा, मतलब जो वहाँ से एकदम पहले से बैठा है, क्योंकि ये लोग पुराना खिलाड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, यूनाइटेड किंगडम बोलिए, ये तो कॉलोनियल एरा से खेलते हुए आ रहा है। तो ये लोग आपको टफ कंपटीशन देगा, और ये कंपटीशन एक लेवल के बाद ना वो गंदा हो जाता है। पहले आपको ना जितना भी पॉलिसी टूल है वो लेके आपके ऊपर टूट पड़ेंगे ये सब देश, तो टू स्टॉप यू फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग अ फुट होल्ड। जब उसमें नहीं होगा तो एक एकदम द फ्रेश एग्जाम्पल आपके सामने है, जो है अदानी। अदानी आपको याद है अदानी के साथ क्या हो रहा है आज के दिन में। अदानी को लेके एमएसएम में जितना भी बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग किया, ब्राइब किया, ये किया, वो किया, स्टॉक मार्केट को उल्लू बनाया, वॉट एवर दे से, द फैक्ट इज ये अदानी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट आउटसाइड। तो अदानी को कैसे भी हो मारना है, क्योंकि इंडिया को अपना बाहर में, इजराइल में बोलिए, मिडल ईस्ट में बोलिए, अफ्रीका में बोलिए, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बनाने नहीं दे सकते हैं इंडिया को। तो किसी भी तरह से इसको रोकना है, और इसके लिए जो है अदानी इंडिया ने जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उसको पकड़ो, उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको वीकेंड करो, उसका बदनामी करो। तो ये एक किस्म का हाइब्रिड वॉरफेयर है। मतलब इसमें ना इमोशनल होने का या सेंटिमेंटल होने का कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही गेम चलता है। ओके, दिस इज हाउ इट इज़ प्लेड। तो एनीवे, आपको एक आइडिया हो गया। अब आते हैं इंडिया और चाइना पे। चाइना का कुछ इनिशिएटिव अपना रीजनल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए है बेसिस। ये मिलिट्री बेस हो सकता है, कमर्शियल बेस हो सकता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, गरीब देशों को लोन ऑफर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा इन डिफरेंट रीजन। तो ये सेंट्रल एशिया में है, ये अफ्रीका में है, साहिल रीजन में है, ये मिडल ईस्ट में कुछ जगह है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में है। और चाइना ये करते आ रहे हैं तब से, जब से चाइना का इकोनॉमिक स्ट्रेंथन होने लग गया, विच इज़ लाइक 2000 के बाद से चाइना इसमें बहुत ध्यान देने लग गया है कि जैसे वी आर अ इंडस्ट्रियल जाइंट, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जाइंट हैं, मैं चाइना का बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से हम लोग को बाहर पे भी प्रोजेक्शन करना है, जिसके कॉन्सिक्वेंस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, तो चाइना ये कहाँ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि बाहर इधर ऐसे अफ्रीका में भी कर रहा है, यूरोप में भी कर रहा है, लेकिन अपना इमीडिएट नेबरहुड में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना का जितना भी फ्रंटियर रीजन है, जहाँ जहाँ चाइना का दूसरा देश के साथ बॉर्डर है, उस बॉर्डरिंग कंट्रीज में चाइना ये कर रहा है। बिकॉज चाइना का बॉर्डर लेके बहुत बड़ा एक हैंगओवर है चाइना का। तो चाइना का एक प्राइमरी मिशन है कि उसको बॉर्डर को सिक्योर करना है, और बॉर्डर वाला जितना भी नेशन है उसको अपना कंट्रोल में लेना है। अगर बॉर्डर सिक्योर कर पाया और अगर नेशंस को कंट्रोल में ले पाया, तो वहाँ से अगर कोई एनर्जी रिसोर्सेस है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता सिक्योर कर लेंगे। अभी तो एक बात तो चलता है, एक फ्रेज चलता है डेट ट्रैप, जो कि चाइना का बिजनेस का तरीका है, डेट ट्रैपिंग। तो एनर्जी रिसोर्सेस ले लेंगे, वो आते रहेंगे, जगह भी कंप्लीटली अंडर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस रहेंगे। तो भी कोई भी फॉरेन पावर, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स, या मान लो यूनाइटेड किंगडम, या मान लो इजराइल, वहाँ पे आने का और वहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ाने का सोचे, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग मोहम्मद यूनुस को लेके बात करेंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का म्यांमार के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल रिश्ता रहा है। और म्यांमार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन के लिए। आपको तो पता ही है म्यांमार में क्या हो रहा है, अराकान आर्मी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चाइना को म्यांमार को कंट्रोल करना है, क्योंकि चाइना का मलाक्का स्ट्रेट में इश्यूज़ है। मलाक्का स्ट्रेट में चाइना का इश्यूज़ क्यों है? क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट में यूनाइटेड स्टेट्स का नज़र है, मलाक्का स्ट्रेट में इंडिया का वहाँ पे स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है, मलाक्का स्ट्रेट में क्वाड का नज़र है। तो मलाक्का स्ट्रेट बहुत पहले से चाइना के लिए एक माइग्रेन है, एक हेडेक है जो जाता नहीं है चाइना के लिए। तो चाइना
देखिएगा पाकिस्तान के साथ में सीपेक कॉरिडोर बनाया क्यों? क्योंकि मलाका स्ट्रेट को उसको अवॉइड करना है। तो सीपेक से सामान आएगा ग्वादर में, सीपेक से मतलब ग्वादर से सामान जाएगा सीपेक के थ्रू, तो मलाका स्ट्रेट चाइना को अवॉइड करना है। सिमिलरली म्यांमार में उसने बनाया है क्यों? क्योंकि वो यूनान प्रोविंस से एक सीमेक बोल के, जैसे सीपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूनान प्रोविंस से एक कॉरिडोर बनाएंगे। जो प्लान है जो कि आएगा अपना रखाइन प्रोविंस में, वहाँ आए तो स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल में एक्सेस, और बे ऑफ बंगाल में एक्सेस मतलब मलाका स्ट्रेट का झंझट नहीं। तो ये इशू है। और म्यांमार के साथ वर्केबल रिलेशन बनाने का यही एक मकसद है। म्यांमार अभी एक बहुत पेचीदा चीज़ है, मतलब एक कंट्री के हिसाब से म्यांमार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों म्यांमार कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि म्यांमार में बहुत पहले से, म्यांमार में इनफैक्ट दुनिया का सबसे लंबा सिविल वॉर चल रहा है जो कि लास्ट सेंचुरी से चले आ रहा है। एवर सिंस म्यांमार को अपना इंडिपेंडेंस मिला तब से कुछ साल के बाद से म्यांमार में प्रॉब्लम चालू हो गया था, जो आज भी चल रहा है। बहुत कम टाइम में वहाँ पे कुछ स्टेबल गवर्नमेंट आया है, तो ज़्यादातर म्यांमार में वो मिलिशिया गवर्नमेंट, इरेगुलर का गवर्नमेंट, ये सब चलता है। ये सब के थ्रू म्यांमार के किसी भी तरह चल रहा है। इट्स अ वेरी पुअर कंट्री दैट वे। चाइना का एडवांटेज यहाँ पे क्या है? मतलब ये चाइना के लिए ही शायद पॉसिबल है यहाँ पे इस रीजन में। चाइना म्यांमार गवर्नमेंट के साथ भी चाइना का रिश्ता अच्छा है, उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, और जितना भी मिलिशिया फैक्शंस है उसमें बहुत मिलिशिया फैक्शंस को चाइना कंट्रोल करते हैं। अब इंडिया के साथ म्यांमार का एक एथनिक ऑर्गेनिक बोल सकते हैं रिश्ता है, क्योंकि अपना जो नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट ट्राइब्स है ना, लाइक नाका, लाइक चिन, ओहोमिया, ये एट्सेट्रा, ये लोग का म्यांमार के साथ एक कनेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी म्यांमार के साथ इंडिया का रिलेशन एक टाइम में, स्पेशली 1980s के बाद से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि इंडिया यूएस के इन्फ्लुएंस में आके तब म्यांमार को डेमोक्रेसी और फ्रीडम ये सब लेके एडवाइस देने लग गए थे, जो कि म्यांमार का तब वो मिलिट्री हुंटा था, तभी भी था, उसको पसंद नहीं आया। मतलब एक तरफ से इंडिया जैसे एक बिग नेबर को का ये सब एडवाइस देना, दूसरी तरह से यूएस का सैंक्शन चल रहा था। यूएस बहुत पहले से म्यांमार पे सैंक्शन डाल के रखे हैं, तो यूएस का एक तरह से सैंक्शन, दूसरी तरह से ये सब सुनने के बाद क्या हो गया, म्यांमार आहिस्ता आहिस्ता चाइना के इन्फ्लुएंस जोन में घुस गए। आज के दिन में म्यांमार के अंदर चाइना का 3 डोमेन में चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब 3 डोमेन में चाइना का फोकस है। ओके, चाइना का फोकस क्या है? चाइना का फोकस म्यांमार में है एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना का दूसरा फोकस है एक्सेस टू इंडियन ओशन, और चाइना का तीसरा फोकस है म्यांमार साइड में, चाइना म्यांमार बॉर्डर जो है उसका सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं जो चाइना को परेशान करते हैं, जिसको लेके बाद में बात कर सकते हैं। और ये 3 चीज़ के बदले में चाइना क्या देता है? चाइना म्यांमार को अपना यूनाइटेड नेशंस में चाइना का जो क्लाउट है, चाइना का जो होल्ड है, उसके थ्रू म्यांमार को प्रोटेक्शन देता है, मिलिट्री गवर्नमेंट को शेल्टर देते हैं कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू कोई इंटरनेशनल सैंक्शन आ जाए, ये सब वो चाइना वीटो करते रहते हैं, ताकि म्यांमार के ऊपर कोई खास ज़्यादा ब्लैंकेट सैंक्शन ना हो। तो म्यांमार का एग्जिस्टेंस का, गवर्नमेंट का, आज के दिन में म्यांमार का जो मिलिट्री हुंटा है उस गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस का सिक्योरिटी चाइना देता है, और बदले में चाइना ये 3 चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, जल्दी म्यांमार हैज़ अबाउट 15.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। ऑयल रिजर्व भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। फिर भी चाइना लगभग 10 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं म्यांमार से आज के दिन में। और म्यांमार का गैस मेनली म्यांमार का गैस जाता है चाइना को और थाईलैंड को। दूसरी तरफ से म्यांमार को सप्लाई करते हैं 60% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर म्यांमार को चाइना सप्लाई करते हैं। इट इज़ द मेन सप्लायर, इट इज़ द प्राइमरी सप्लायर, इट इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर। म्यांमार गवर्नमेंट ने बीच में थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने का सोचा था कि वेस्ट से थोड़ा वेपन्स ले, यूएस से थोड़ा वेपन्स ले, लेकिन वो बीच में रोहिंग्या प्रॉब्लम आ गया, और आपको तो पता है वेस्ट को तो रोहिंग्या से बहुत प्यार है, तो वेस्ट ने उसके ऊपर सैंक्शन डाल दिया, तो फिर म्यांमार वापस चाइना के फोल्ड में चले गए। जैसे कि मैं बोल रहा था कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि चाइना को मतलब अपने प्रैक्टिकली अपने काम चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ भी चाइना को रिश्ता रखना पड़ता है, डिफरेंट मिलिशिया, बिकॉज म्यांमार के अंदर अलग अलग प्रोविंस है, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग मिलिट्री, ये जो मिलिशियाज है, जो इरेगुलर्स है, जो प्रॉक्सी वॉरियर्स जो है, उनका चलता है। ओके, तो चाइना को सबके साथ रिलेशनशिप रखना पड़ता है। चाइना हैज़ बीन बैलेंसिंग। तो चाइना किस किस के साथ रिलेशन है? मोर और लेस चाइना के साथ रिलेशनशिप है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जो कि म्यांमार का गवर्नमेंट है, हुंटा, द मिलिट्री गवर्नमेंट दैट इज देयर। देन देर आर 3-4 छोटा मोटा क्वासी मिलिट्री आर्मी, जैसे यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी,
अराकान आर्मी तो अभी न्यूज़ में है, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये चार, इसमें से जो लास्ट तीन है, अराकान, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और टैंग नेशनल आर्मी, ये तीन मिलके एक थ्री ब्रदरहुड बोल के एक यूनियन बनाया है। ये सब के साथ चाइना का रिलेशनशिप है। ये सबको चाइना टाइम तो चाइना बेसिकली कंट्रोल्स देम टू अ लार्ज एक्सटेंट, पूरा कंट्रोल नहीं करता है लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट चाइना कंट्रोल्स देम। रशिया का किसके साथ रिलेशनशिप है? रशिया का रिलेशनशिप है जो गवर्नमेंट है, जो हुंटा गवर्नमेंट है, विच इज स्टेट एडमिन काउंसिल। वेस्ट का इंटरेस्टिंगली, वेस्ट का किसके साथ है? वेस्ट का ये सब किसी के साथ नहीं है। वेस्ट का एक है, वेस्ट ने एक पपेट गवर्नमेंट खड़ा किया है जिसको ये लोग गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं, जिसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ये है, बैठा है यूरोप में कहीं पे, और वहाँ से ये लोग साउंड बाइट्स देते हैं और प्रोपेगेंडा चलाते हैं म्यांमार के जो करंट गवर्नमेंट है, स्टेट एडमिन काउंसिल, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ। तो आपको तो पता है यूनाइटेड स्टेट्स का काम ही ऐसा कुछ है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक है कि ये सब भी जितना जितना छोटा छोटा फैक्शन है ना म्यांमार के अंदर, यहाँ पे एक फैक्शन है। तो देखिए ये सब फैक्शन क्या है। म्यांमार इज़ बेसिकली ज़्यादातर बुद्धिस्ट है। म्यांमारी पीपल, बर्मीज पीपल आर बेसिकली बुद्धिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम। अरकान आर्मी बोलिए, ये यूनाइटेड वा आर्मी बोलिए, ये सब ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं, कुछ कुछ मुस्लिम्स है। लेकिन इंटरेस्टिंगली म्यांमार में एक क्रिश्चियन मिलिशिया फैक्शन भी है जिसका नाम है कैरन नेशनल यूनियन। और ये कैरन आर्मी को वेस्ट अपने फोल्ड में लेने का कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, आप लोग अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन के फ़ैन हो, अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवी देखते हो, तो आपको याद रहेगा कि रैम्बो 4 अफगानिस्तान वाला था, रैम्बो 3, उसके बाद आया रैम्बो 4 शायद। रैम्बो 4 में स्टेलोन ने ये कैरन क्रिश्चियंस को, कुछ एक मूवी था वो, म्यांमार में कैरन क्रिश्चियंस को सेव किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्रोपेगेंडा तब से चल रहा है, उससे भी पहले से चल रहा है। तो स्टेलन ने इस एक प्रोपेगेंडा को लेके, एक टॉपिक को लेके, कैरन क्रिश्चियंस को कैसे म्यांमार का बुद्धिस्ट लोग कैसे उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, चलो वन मैन आर्मी जैसे रैम्बो हर जगह पे होता है, वहाँ पे जॉन रैम्बो पहुँच जाता है और सब बुद्धिस्ट को मार मुर के वहाँ से एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो पास्टर कम्युनिटी जो वहाँ पे प्रीचिंग करने के लिए जाता है, उसको वापस लेके आते हैं, बेसिकली रेस्क्यू मिशन। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स का और वेस्ट का नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और ये कैरन जो भी जितना भी क्रिश्चियन मिलिशिया ग्रुप है, उसके साथ इसका कांटेक्ट रहा है। यहाँ तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना का रिसोर्स तो बहुत है, इट्स अ वेरी रिच कंट्री। हालांकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बट एट द एंड ऑफ इट चाइना इज स्टिल अ रिच कंट्री। तो चाइना का सक्सेस का जहाँ तक सवाल है, मिक्स सक्सेस है। वो कुछ कंट्रोल करते हैं, कुछ उसके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, फिर उसका कुछ लॉस होता है, फिर वो कंट्रोल करते हैं। तो ये गेम, ये स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट और स्ट्रेटेजिक आउटरीच का अगर आप गेम खेलोगे, तो ये सब गेम में एक प्राइस होता है। ओके, तो वो प्राइस आपको बियर करना पड़ेगा। एक कल इंडिया भी खेलने जाएगा तो इंडिया को भी वो प्राइस बियर करना पड़ेगा। और चाइना के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, बॉर्डर में इश्यूज होते हैं। बॉर्डर एरिया में, वो जो पोरस बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पे छोटा मोटा ग्रुप बैठ जाता है। टेक सपोर्ट जो यहाँ पे चलता है, स्कैम करते हैं, वहाँ पे वो लोग भी, म्यांमारी लोग बैठ के चाइनीज़ लोग को टेक सपोर्ट के थ्रू स्कैम करते हैं, साइबर स्कैम्स होते हैं। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कुछ इफेक्ट हो जाते हैं, लॉजिस्टिक्स में डिले होते हैं, कहाँ पे फाइटिंग हो जाते हैं तो सामान रुक जाता है। बट दीज आर थिंग्स विच जैसे मैंने बोला कि अगर आप इस गेम में उतर रहे हो खेलने के लिए, तो आपको तैयार रहना होगा ये सब गेम खेलने के लिए। मतलब दीज आर अ पार्ट ऑफ द गेम। तो चाइना उसको हैंडल कर रहे हैं। कुछ म्यांमार वॉचर जो म्यांमार के ऊपर स्पेशलिस्ट है, कुछ ये बोलते हैं कि चाइना कभी भी हुंटा के फेवर में, मतलब जो गवर्नमेंट है, ओके, स्टेट एडमिन काउंसिल जो गवर्नमेंट है, उसके फेवर में चाइना अब कभी भी नियर फ्यूचर में मिलिशिया के ऊपर क्रैकडाउन कर सकते हैं। तो मेरा उसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। अब म्यांमार एक ऐसा नेशन है जिसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है। सेम वे सिर्फ म्यांमार नहीं, नेपाल में भी चाइना का स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है, पाकिस्तान में तो बहुत है। पाकिस्तान तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि ये है स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट का गेम, और ये है इंडिया के आसपास में बोलिए, इंडिया को कंट्रोल में रखने के लिए बोलिए, या इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट बना नहीं पाए इसके कारण बोलिए, चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से, इधर पाकिस्तान, उधर नेपाल, उधर म्यांमार करके रखा है, एंगेज करके रखा है। और जैसे मैं पहले बोला था कि इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है, दिस इज़ द गेम। अगर आप प्रोएक्टिव हो तो आप पहले खेलोगे, आप पहले जाओगे, आप पहले अपना रीच बनाओगे, अपना डेप्थ बनाओगे। आप अगर नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओगे। इसका एडवांटेज भी है ना करने का, इसका डिसएडवांटेज भी है।
जैसे कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग सा बात याद आ गया। पाकिस्तान इतना देर सोचता था कि अफगानिस्तान में इंडिया का बहुत डेप्थ है, इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक रीच है। जब वहाँ पे गया तब देखा इंडिया का कुछ नहीं है। तो उसने सोचा था कि इंडिया को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, देखा कुछ नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान में जो भी देते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं, उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। एनीवे, सो ये था सुपर ब्रीफ में स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बनाने का किस्सा। सो यूएसए से लेकर फ्रांस, फ्रांस से लेकर रशिया, रशिया से चाइना, हर कोई ये करता है। इसके फ्रेमवर्क में देखेंगे तो चाइना का बॉर्डर रीजन और इंडिया का, जैसे मैं बोल रहा था कि ठीक है, दिस इज़ लाइक मतलब अचानक से देखेंगे, कोई किसी को बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं तो जाहिर सी बात है आपको ख़राब लगेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोग क्यों रिएक्टिव है। लेकिन ऐसा ही गेम है, ओके। और आज के दिन में अगर चाइना की जगह इंडिया होता, अगर इंडिया को फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता और इंडिया ले लेता और इसको इंडिया ऐसे अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बना पाता, तो शायद इंडिया भी ऐसे ही करता। तो ठीक है, स्पेसिफिकली चाइना का ये कोशिश रहा है कि उसके पास आसपास में कोई भी बिग पावर, बड़ा पावर इमर्ज नहीं करे। उस हिसाब से चाइना वॉज वेरी हैप्पी 1990s से लेकर 2010 तक, क्योंकि 1990s में सोवियत यूनियन गया और जो रशिया बना था, रशिया तो एकदम हालत ख़राब था उसका। इंडिया भी हालत कुछ ठीक नहीं था 1990s से लेके, मतलब वो हम लोग सिर्फ वो लिबरलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज वी वर वेरी पुअर। 1991 से अपना शुरू हुआ था ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो चाइना, और तब चाइना का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड प्रीडोमिनेंस खास करके 2000 के बाद तो एकदम मतलब दुनिया के इस साइड को पूरा डोमिनेट कर रहे थे। तो चाइना वॉज वेरी हैप्पी कि साथ पास में दो बिग पावर है, पोटेंशियल बिग पावर है, लेकिन उसका अभी दूर दूर तक मतलब मेरे साथ टक्कर लेने का पोजीशन में वो लोग नहीं है। लेकिन रशिया का डेस्टिनी ऐसा है कि वो बहुत जल्दी फिर से पावरफुल बन गए और इंडिया भी ग्रेजुअली इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन गए। तब रशिया के साथ चाइना ने क्या किया, उसका पुराना दुश्मनी भूल के पार्टनरशिप बना लिया, विच इज़ आज के दिन में वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पार्टनरशिप। हाँ ठीक है, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड होते रहेंगे। आप न्यूज़ में कुछ देखेंगे, चाइना के साथ रशिया का कुछ है, कुछ सामान गया, कुछ सामान नहीं आया, इंडिया को कुछ रशिया ने सप्लाई किया, ये सब ठीक है। बट ओवरऑल लार्जर पिक्चर आप अगर देखेंगे तो चाइना रशिया का जो पार्टनरशिप है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग, इट्स अ वेरी स्टेबल पार्टनरशिप। एग्जाम्पल आजकल बहुत सुनने को आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया रशिया के कोर्ट कर रहा है तो चाइना थोड़ा नर्वस है, हो सकता है। बट इन द लॉन्ग रन चाइना एंड रशिया दोनों इतना बड़ा है और दोनों के बीच इतना एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है कि एक नॉर्थ कोरिया उस इंटरेस्ट एरियाज को और उस पार्टनरशिप को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नॉर्मली नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं चाइना और इंडिया के इशू में। देखिए, चाइना और इंडिया का बहुत देर से इशू है। ओके, नवंबर से हाउएवर देयर हैज़ बीन अ वेरी एक्टिव इंडो चाइना एंगेजमेंट अलोंग द गलवान इशू। एक्टिव डिसएंगेजमेंट पैक्ट साइन हो गया है दोनों के बीच, उसके मुताबिक मूवमेंट भी शुरू हो गए हैं। बॉर्डर पेट्रोल रेस्टोर हो जाएंगे प्री 2020 स्टेटस पे, ये भी डिसाइड हो गया है। डेप्सांग और डेमचोक प्लेन्स में जो चाइना ने स्ट्रक्चर बनाया है उसको भी हटाने का कोई मतलब डिसीजन ले लिया गया है। दूसरी तरफ आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो मणिपुर का भी इशू थोड़ा थोड़ा करके सेटल होने लग गए हैं। उधर पाकिस्तान का जो हालत है तो उसके लिए तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पाकिस्तान है ही स्पेशल चीज़, कभी बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। बट एनीवे, व्हाट वी आर सेइंग इज कि चाइना के साथ अपना 2020 से जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो इश्यूज चल रहे थे, उसको अचानक से नवंबर के बाद से थिंग्स हैव बीन लाइक गेटिंग सॉर्टेड आउट रियल फास्ट। और कूलिंग ऑफ इंडिया चाइना टेंशन जो चल रहा है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि अभी क्यों, वाई सडनली नाउ, ये 4 साल के बाद अभी क्यों? ये तो 2 साल पहले भी हो सकता था, ये 2 साल के बाद भी हो सकता था। तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इसके बाद क्यों नहीं हुआ? और इसके पीछे रीज़न है सर, जो मैं बोल रहा था, अपना नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। ये जो स्ट्रेटेजिक एजर्शन का गेम है, ये जो चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, कभी चाइना कुछ विन कर लेता है तो कभी इंडिया कुछ विन कर लेता है, वो ठीक है। सिर्फ एक जगह था जहाँ पे चाइना, इंडिया और रशिया अपना बिजनेस इंटरेस्ट देख रहे थे विदाउट स्टेपिंग ऑन ईच अदर, वो था बांग्लादेश ड्यूरिंग शेख हसीना। यहाँ पे तीनों काम कर रहे थे, तीनों अच्छा काम कर रहे थे और तीनों खुश थे, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब शेख हसीना ने जब यूएस को सेंट मार्टिन देने से मना कर दिया, तब से यूएस ने उसका शुरू किया, यूएस का जो काम है वो शुरू किया। करते करते फिर मोहम्मद यूनुस को लेके आ गए। मोहम्मद यूनुस का जहाँ तक सवाल है, वो यहाँ पे आए हैं स्पेसिफिकली जो बिल क्लिंटन, अपना जॉर्ज सोरोस और डेमोक्रेट के पप्पू के हिसाब से। ओके, यहाँ पे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे एक टू प्रॉन्ग एक्शन का प्लान था। डेमोक्रेट्स वर श्योर कि हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। एक प्रॉन्ग में क्या था कि सेंट मार्टिन को सिक्योर करना है, जो कि शेख हसीना ने नहीं किया है, और दूसरा प्रॉन्ग है अगर सेंट मार्टिन में हम लोग आ गए और बे ऑफ बंगाल में हम लोग बैठ गए तो हम लोग म्यांमार को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इंडिया को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इंडिया को डिस्टेबलाइज हम इन्फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, म्यांमार को डिस्टेबलाइज हम यहाँ पे बैठ जाएंगे तो चाइना का सीमेक कॉरिडोर ऐसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और चाइना का सीपेक कॉरिडोर डिस्टेबलाइज होके बैठा है पाकिस्तान में, तो वहाँ भी एडवांटेज, यहाँ भी एडवांटेज। ये दो प्रॉन्ग्ड एक्शन प्लान लेके शायद इसने मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे बिठाया। प्रॉब्लम ये है कि यूनुस का स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमी, माइक्रो फाइनेंस, तो उसको ये नहीं पता था कि हसीना को भगा कर और अमेरिका का जो पसंदीदा जमात है उसको फ्री पास देकर उसने एक नया गेम इनिशिएट कर दिया। जमात को फ्री पास क्यों दिया? क्योंकि इंडिया को वीकन करने का एकदम रूल ऑफ द थंब है इंडिया में इन्फिल्ट्रेटर घुसाओ बांग्लादेश से। मैं उस दिन भी वो आदि के चैनल में बोल रहा था कि अपना पॉपुलेशन का एक सेक्शन है, दे कैन बी वेरी इजीली वेपनाइज्ड। तो इंडिया को वीकन करने का एक एकदम श्योर शॉट प्रूवन फॉर्मूला है, इन्फिल्ट्रेशन कराओ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों को, प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाएंगे। चाइना का जहाँ तक सवाल है दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ से चाइना को मिलिट्रीली इन्फ्लुएंस करेंगे, मिलिट्रीली चाइना को इंटिमिडेट करेंगे, जैसे हम लोग ताइवान में कर रहे हैं, वैसे सेंट मार्टिन से चाइना को मिलिट्रीली इन्फ्लुएंस करेंगे या इंटिमिडेट करेंगे सीमेक कॉरिडोर को बर्बाद करने के लिए। तो ये था। लेकिन इसने क्या किया, इसने जब ये जमात को फ्री पास दे दिया अगस्त के बाद से, मोहम्मद यूनुस आने के बाद से, इंडिया और चाइना को पता चल गया था कि अब साउथ ईस्ट एशिया में डिस्टेबलाइजेशन गेम चालू हो जाएंगे जल्दी। इसीलिए न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव टेकन दोज क्विक स्टेप्स। अगस्त सितंबर 2 महीना इन्होंने देख लिया, इनको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, एंड देन दे डिसाइडेड लेट्स गेट रियल, लेट्स सिट डाउन, लेट्स टैकल द पेंडिंग इश्यूज। अपने बीच जो पेंडिंग इशू है जिसको बिना टैकल किए हुए, बिना एड्रेस किए हम लोग आगे नहीं देख सकते, उसको टैकल करिए। इसीलिए 2020 का प्रॉब्लम आज आके अक्टूबर नवंबर में सॉल्व हो रहा है, जो पहले भी नहीं सॉल्व हुआ था, के लिए भी ये लोग नहीं रखना चाहते एज फार एज न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव आर कंसर्न। तो ये जो इंडो चाइना का थॉ रिलेशनशिप थॉ जो हुआ है, इसके लिए थैंक्स जाता है अपना ग्रेट नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस साहब को। ओके, एनीवे जोक्स अपार्ट, मुझे ये पता है कि चाइना को लेकर इंडिया में ट्रस्ट डेफिसिट है। इसका कारण भी हम लोग सबको पता है, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसका बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इसको लेके कोई दूसरा दिन बात करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये जो मिसट्रस्ट है, ये थोड़ा सा मिसट्रस्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को अलर्ट रखेंगे, ये हम लोग को रियल रखेंगे, ये हम लोग को सपना देखने से रोकेंगे, हम लोग फिर भाई भाई का नारा नहीं लगाएंगे। सो दैट वे दिस लिटिल बिट ऑफ मिसट्रस्ट इज गुड। ओके, साथ साथ में मेरा अपना बात बोल रहा हूँ, मैं उनमें से हूँ जो हमेशा एशियन यूनियन का बात करते हैं। ओके, एक यूनाइटेड एशिया, एशियन इंटीग्रेशन, यूरेशियन इंटीग्रेशन का बात हम करते हैं। मुझे पता है कि इसमें चाइना एडवांटेज ज़रूर ढूंढेंगे, फिर भी मैं बोलता हूँ, मान लीजिए एक एशिया का यूनियन हो गया, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे एशियन यूनियन हो गया। यूरोपियन यूनियन में कुछ दिन पहले तक जर्मनी वॉज द लीडिंग इकोनॉमी, तो अगर एशियन यूनियन होता है तो चाइना वुड बी द लीडिंग इकोनॉमी। तो ये सब में क्या होता है ना कि जो लीडिंग हो जाता है वो ज़्यादा लीड लेता है, तो दूसरा स्टेट को लगता है कि हम लोग सेकंड थर्ड पोजीशन में है, तो वो लोग में थोड़ा सा ईगो इश्यूज आ जाते हैं। यही सोच के बहुत लोग बोलते हैं कि एशियन इंटीग्रेशन, एशियन यूनियन में चाइना को लीड देना ठीक नहीं रहेगा। मैं फिर भी उसको कंसिडर करने के लिए राजी हूँ। पता है क्यों? इंडिया के पास दो चॉइस है। पहला चॉइस एशियन यूनियन का बात करते हैं। अगर मान लीजिए एशियन यूनियन जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एकदम बेस्ट केस सिनेरियो सिचुएशन, इंडिया चाइना में ये जो अभी शुरू हुआ है ये आगे चल के स्टेबलाइज होते हैं, हम लोग को एग्जिस्टेंस सीखते हैं, हम लोग 5-10 साल का रोड मैप बनाते हैं, उस रोड मैप में हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे जाके। जैसे देखिए एक टाइम में 1950s में रशिया और चाइना में भी प्रॉब्लम था। देयर वाज अ टाइम जब रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक सोच रहा था चाइना के ऊपर, दैट वाज इन द 50s। इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल था हेनरी किसिंजर, बट उसको लेके कभी और बात करेंगे। तो इंडिया चाइना में भी प्रॉब्लम आज है, लेकिन आज रशिया चाइना का पार्टनरशिप इज़ अ वेरी स्टेबल पार्टनरशिप। वो लोग डिसाइड किया है कि यार पुराना दुश्मनी जो है उसको अभी
पीछे रखते हैं, अभी आगे काम करना है। क्यों? सामने दुश्मन बहुत बड़ा है, इंडिया चाइना का भी वो हो सकता है। तो इसको अगर ठीक ठाक हम लोग लेके जाते हैं आगे, तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक स्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप अगर तैयार होता है, तो इसमें क्या होगा? हाँ, हो सकता है कि चाइना इसमें लीड ले, चाइना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले। एब्सोल्युटली फाइन। तो इसमें अगर ये ऐसा एशियन यूनियन होता है, तो इसमें शायद टॉप पावर रहेंगे चाइना, जैसे यूरोप में जर्मनी है, और सेकंड और थर्ड पावर रहेंगे शायद रशिया और इंडिया। इसमें बहुतों का प्रॉब्लम है। तो इंडिया के पास, जैसे मैंने बोला, ऑप्शन दो है। एक तो है कि यार एशियन यूनियन में रहोगे, या ऐसा अगर प्लान करोगे तो ठीक है, तुम एक सेकंड या थर्ड पावर के हिसाब से एग्जिस्ट करोगे। लेकिन अगर वेस्ट के साथ इंटीग्रेशन करोगे, तो तुम्हारा जो लॉस है वो है तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा पोटेंशियल का लॉस होता है थोड़ा बहुत ये एशियन यूनियन में। वेस्ट के साथ इंटीग्रेशन में योर एंटायर आइडेंटिटी वुड बी लॉस्ट, एंड आई कैन गिव यू सेवरल एग्जाम्पल। आज के दिन में हम लोग स्पेन का सोचते हैं, तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज स्पेन बेस्ट नोन फॉर? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। जर्मनी, अक्टूबर फेस्ट, बियर, सॉसेज, बायर्न म्यूनिक। ऐसे ही इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वगैरह वगैरह, आर्सेनल, लिवरपूल, जो जिसके फैन है आप लोग, अगर फुटबॉल देखते हो या क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट। ये एक कॉन्टिनेंट है। स्पेनिश लोग सबसे पहले हाई सी सेलिंग शुरू किए थे, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज। पोर्टुगल का आइडेंटिटी क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इंटरेस्टिंग सा बात है कि स्पेनिश लोग हाई सीज में सबसे पहले ओवरसीज मैरीटाइम ट्रैवल शुरू किए थे इन सर्च ऑफ कॉलोनीज। स्पेनिश रिकॉन्क्विस्टा हुआ था एक टाइम में टू मूव अगेंस्ट द इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। इंग्लैंड एक टाइम में कॉलोनी, मतलब द बिगेस्ट कॉलोनाइजर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड का परिचय क्या है? डेविड बेकहम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल। फ्रांस वॉज अ यूरोपियन जाइंट, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का भी क्या है? फ्रांस का तो टीम भी अपना नहीं है। फ्रांस का टीम में तो आपको सब अफ्रीकन नजर आएगा। जर्मनी वॉज जर्मनी, आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ जर्मनी। ये सब देश जो है, ये सब का आइडेंटिटी अभी कहाँ पे आ गया है? ये सब आइडेंटिटी आ गया है, मतलब यूरोप का आइडेंटिटी अभी बन गया है फुटबॉल लीग और फुटबॉल टीम का आइडेंटिटी। आप अगर वेस्ट के अलायंस में, वेस्ट के इन्फ्लुएंस में जो भी कंट्रीज आए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, इजराइल छोड़ के और यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ के किसी का आइडेंटिटी इंटैक्ट नहीं रहा। सऊदी अरब का कोई आइडेंटिटी है क्या? देयर इज नथिंग टुडे। तो ऐसे वेस्ट के साथ अगर, दिस इज माई एप्रीहेंशन, आई मे बी रॉन्ग, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक मुझे दिखता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे बोलता है। वेस्ट के साथ अगर हम जाएंगे, अगर इंडिया जाएंगे, तो मेरे को लगता है इंडिया का आइडेंटिटी रहेगा बॉलीवुड और चिकन टिक्का मसाला और चिकन टिक्का कबाब एंड व्हाटएवर। इंडियन फूड और बॉलीवुड छोड़ के मुझे कुछ दिखता नहीं इंडिया का आइडेंटिटी क्या रहेगा बाद में। क्या इंडिया का आइडेंटिटी शिवाजी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या इंडिया को चाणक्य के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा, या चाणक्य के पॉलिसीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या इंडिया का आइडेंटिटी जो बनिया बिजनेस स्ट्रैटेजीज है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा? इनफैक्ट बनिया बिजनेस स्ट्रैटेजी इज़ एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थिंग। मेरा एक बहुत करीब दोस्त उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं। जब रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे हम उसको बुलाएंगे एंड मे बी विल हैव अ चैट। बहुत लोग होते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन, बहुत लोग होते हैं जो टॉप टायर बी स्कूल में IIM में पढ़ने जाते हैं, जिसका बिजनेस क्लास फैमिली से जो होते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके ना बोलने से शर्माते हैं कि माई पापा इज़ अ बनिया बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि उसको यूनाइटेड स्टेट्स का मैनेजमेंट लेसन कुछ दूसरा सिखाते हैं, और सबसे पहला बात जो ये सिखाते हैं कि हाउ टू फॉरगेट एंड हाउ टू फोरगो एंड हाउ टू गिव अ पास टू एवरीथिंग दैट इज इंडियन। बट बनिया बिजनेस पीपल यूज टू बी ग्रेट एट वन पॉइंट इन टाइम। तो इंडिया का आइडेंटिटी ये सबसे नहीं होगा। इंडिया का आइडेंटिटी बॉलीवुड से होगा। वो एरिक गारसेटी या क्या नाम था ना, वो अपना एम्बेसडर जो नाच रहा था कुछ दिन पहले, आप हॉलीवुड में भी देखेंगे इंडिया का आइडेंटिटी क्या है, सब बल्ले बल्ले डांस करते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इज अगर एशियन इंटीग्रेशन में देखते हैं तो एशियन इंटीग्रेशन में शायद हो सकता है या पोटेंशियली सेकंड या थर्ड या फोर्थ पावर में के हिसाब से रहे। लेकिन आप अगर वेस्टर्न इंटीग्रेशन का बात कर रहे हो तो आपका आइडेंटिटी पूरा चला जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री सेज। तो दूसरा टॉपिक था, कभी और बात करेंगे। कमिंग बैक टू मोहम्मद यूनुस एंड बांग्लादेश। अब सिचुएशन ऐसा है कि शायद 20 जनवरी के बाद USA का नज़र पड़ेंगे थाईलैंड के ऊपर। कुछ बोल नहीं सकते हैं, पड़ सकता है, ओके।
ओके, तो बांग्लादेश में अभी उसका जो मनपसंद जो रिजल्ट जो वो लोग सोच रहे थे वो अभी तक नहीं मिला। बांग्लादेश में आना था सेंट मार्टिन के लिए, सेंट मार्टिन तो अभी लगता है नहीं मिलेगा क्योंकि अराकान आर्मी ने उस एरिया के ऊपर पूरा कब्जा अपना बना के रखा है। तो सेंट मार्टिन गया, इधर जमात के ऊपर भी अगर क्लैम्प हो गया क्योंकि इंडिया बॉर्डर को काफ़ी फोर्टिफाई कर दिया है तो हो गया, इधर अराकान आर्मी उधर बॉर्डर फोर्टिफाइड, फिर क्या होगा सेंट मार्टिन का। इधर यूनुस रो रहा है, कुछ यूट्यूब वीडियो तो ये भी बोल रहे हैं कि यूनुस भागने का प्लान बना रहा है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सो ठीक है, सो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये देखने लायक चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेट का जो वर्ल्ड व्यू है, डेमोक्रेट का जो नज़रिया है वो इसके साथ, ये आदमी के साथ एकदम भी मिलता नहीं है। तो यूएस के पास ऑप्शन क्या है, यूएस अगर बांग्लादेश में एक पुश करेंगे और नहीं तो यूएस कोशिश ये कर सकते हैं कि थाईलैंड को एक स्टेजिंग पॉइंट बना के म्यांमार में चाइना का इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करें और इंडिया का इंटरेस्ट को बाद में डिस्टर्ब करेंगे। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला ये डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप साउथ ईस्ट एशियन चेस बोर्ड में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भाई हम नहीं जाएंगे, तुम लोग अपना डील कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप माइट ट्राई टू एस्टैब्लिश, नरेंद्र मोदी सर के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा ही रिलेशनशिप है, हो सकता है ये वो बॉन्ड फिर से रिवाइव करने का कोशिश करे और उधर से पुतिन के साथ बॉन्ड बनाने का कोशिश करे, यूक्रेन को थोड़ा बहुत दबा दुबा के कुछ करके बैक बर्नर पे डाल के, और ये बोले बोथ मोदी जी को और मिस्टर पुतिन को कि यार तुम लोग मेरे साथ दोस्ती करो, चाइना को तुम लोग छोड़ दो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, इफ़ आई ट्रांसलेट दैट इनटू एक्शन, कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी या न्यू दिल्ली या इंडिया अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती करे तो कल को हो सकता है कि मोदी जी को बोलेंगे यार फिर तुम ये बर्मा वाला प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व कर लो चाइना के साथ, फिर इंडिया चाइना का एक रिफ्ट आ जाने का चांसेस है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे खेल सकते हैं या ऐसे प्रेशराइज कर सकते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अपना स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के बात सुन के यहाँ पे थाईलैंड में या सेंट मार्टिन में फिर से आने का कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो ये है मोर और लेस यू नो द लेटेस्ट एज ऑफ नाउ। वी विल कीप अ वॉच, वी विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन एक बात तो है कि अगर यूनुस नहीं आता तो आज भी इंडिया चाइना में इतना स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन नहीं होते। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू मोहम्मद यूनुस, एटलीस्ट पर्सनली आई फील दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट इज़ हैपनिंग, क्योंकि ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट है, ये इंडिया चाइना का जो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ग्रेट नोबेल प्राइज़ विनर को। तो दोस्तों ये है आज के दिन का वीडियो, ये था यूनुस का कमाल, जिसके बारे में उसने खुद शायद नहीं सोचा था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। इफ़ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। जल्दी हाजिर हो जाएंगे एक नया टॉपिक लेके। जय गुरु जी, जय हिंद।